हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर रजनीश। दोस्तों, डॉक्टर्स टाइम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग अपने डॉक्टर्स को लेके आते हैं और उनके मन की बात और वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग मिलने वाले हैं जाने माने प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर वकार अहमद के साथ। डॉक्टर वकार, ऐसे तो मैं काफ़ी समय से उनको जानता हूँ और हम लोगों ने साथ में काफ़ी काम भी किया है, बट आज उनके कुछ लाइफ के ऐसे पहलू जिन्हें शायद मैं भी पहले नहीं जानता था, और उसी को हम लोग टच करने की कोशिश करेंगे कि एज ए डॉक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फादर वो क्या सोचते हैं, किस तरह से अपने लाइफ को लीड करते हैं और क्या समाज को वो बेहतर दे के जाना चाहते हैं इस जीवन। तो आइए शुरू करते हैं और मिलते हैं हम लोग डॉक्टर वकार अहमद से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सो वकार, जैसे हम लोग तो काफ़ी टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, तो थोड़ा फॉर्मल होना, थोड़ा पता भी लगता है। लेकिन ये प्रोग्राम बेसिकली हम लोगों ने शुरू किया है एज अ लेमैन, जो बाहर के लोग हैं, जो हमारे नॉन डॉक्टर्स फ्रेंड हैं, उन लोगों को इस बारे में पता चले कि एज ए डॉक्टर हम लोगों के लाइफ में कितनी चुनौतियां आती हैं, उसको हम लोग किस तरह से टैकल करते हैं, और उसके साथ साथ एक आम व्यक्ति की तरह हम लोग अपने लाइफ में कैसे जी रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ हम लोग प्रश्न और सवाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कोई परेशानी तो नहीं होने वाली। चलिए तो शुरू करते हैं सर। सो वकार, सबसे पहले आप बोकारो से आते हैं, है जी। ना? सो बोकारो से रांची एंड रांची से एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन, कैसा महसूस होता है आपको? अभी तक का सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा है। अ, आगे भी कोशिश करूँगा कि मैं इस सफ़र को इसी तरह जारी रखूँ और जो भी मेरे पेशेंट्स हैं उनकी बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा मैं उनको उपलब्ध करा सकूँ। जो भी मेरी स्पेशलिटी है उस स्पेशलिटी में अपने लिमिटेशंस के साथ मैं उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा दे सकूँ। जी, तो आप बोकारो में रहते थे, पढ़ने जी। में काफ़ी अच्छे थे जैसा हम लोगों ने जाना। तो क्यों डॉक्टरी ही क्यों चुना आपने और क्यों न्यूरोसर्जन? एक बहुत बड़ा उसमें मोटिवेशन मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँगा और मेरे रिलेटिव्स को भी बोलूँगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन हूँ जो मेडिकल फील्ड में है। हाँ, हाँ। और सारे लोगों ने शुरू से ही मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि तुम वो काम करो जो घर के लोग कोई भी अभी तक इसमें घुसे नहीं या गए नहीं। ट्रू। तो इसी वजह से एक ग्रेजुअल, जैसे मैं स्कूल में था तो धीरे-धीरे करके मैं इंटरेस्ट मेरा डेवलप होता चला गया। फिर ग्रेजुअली एंट्रेंसेस क्रैक किए ऑल इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर यहाँ जमशेदपुर से मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई की। तो जब मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था उस दौरान एनाटॉमी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें एक्चुअली आपकी पूरे जिसमें हम शरीर की लोग सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं अंगों के डिटेल्स बारे में। में विस्तृत जी, जानकारी दी विस्तृत जाती जानकारी मिलती है। तो ब्रेन मुझे शुरू से ही काफ़ी आकर्षित करता था है ना? और ब्रेन उसमें एज सच हम हाँ, लोग जब हम लोग एमबीबीएस कर रहे होते हैं, तो ब्रेन सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे उसमें बहुत सी कोशिकाएँ, रक्त हाँ। प्रवाह नलियाँ जो रहती हैं, आर्टरीज़, वेन्स, वो बहुत जी, कॉम्प्लिकेटेड और लगता था हम सबसे लोगों यूनिक को। चीज़ है कि वो आपका मास्टर ऑर्गन है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। हाँ, हाँ। तो आप वो अगर आप उसमें कुछ भी छेड़-छाड़ करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर में बहुत सारी विकृति पैदा कर सकता है, या अगर किसी तरह की बीमारी आपको ब्रेन की है, तो वो आपको बहुत बुरी तरह से आप उसमें आपको परेशानी हो सकती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं अक्सर पढ़ता था जर्नल्स, आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर में कि आज किसी ने ये सर्जरी कर दी और वो सर्जरी कर दी ब्रेन की और पेशेंट रिकवर कर गया। तो वो मैं देखता था कि कैसे आप एक सर्जरी करके ब्रेन की या स्पाइन की, आप किसी मरीज़ की जीवन को कितनी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। किसी कोई एक व्यक्ति जो कि बेहतर बना पैरालाइज़्ड है, सकते। वो जी, जी। काफ़ी बेहतर हो जाता है, उसकी पैरालिसिस काफ़ी इम्प्रूव कर जाती है, या किसी व्यक्ति की स्पाइन की सर्जरी होती है, वो ट्यूमर लेके बैठा है या उसकी किसी और तरह की कंप्रेशन पैरालिसिस हो है, गई है पैरालिसिस उसकी। हो रखी है, तो उसमें भी सर्जरी करके आप उसको एकदम नया जीवन दे सकते हैं। वो सही, बैक टू नॉर्मल लाइफ़ में आ जाता है और ये एक तरह का चमत्कारिक चमत्कार काम है। है जो बिल्कुल, आप कर सकते बिल्कुल, हैं एक बिल्कुल, मरीज़ को। बिल्कुल। सो आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरे दर्शक जानना चाहते होंगे ज़रूर। परिवार में मैं जैसे रांची में भी रहता हूँ, माता-पिता तो बोकारो में ही हैं अभी भी बेस्ड, और जी। मैं यहाँ रांची में अपनी वाइफ़ डॉक्टर फिरदौस के साथ रहता हूँ, वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और मेरा हाँ, एक हाँ। 10 वर्ष का एक बेटा है, जो अभी क्लास 5 में पढ़ रहा है। हाँ, हाँ, मैंने सुना उनका नाम अज़ान है शायद। अज़ान है, जी, जी, जी। अज़ान बहुत ही प्यारा नाम है जी। और बहुत ही
बहुत कम सुनने को मिलता है और बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। एंड अभी वो पढ़ाई कर रहा है क्लास 5 में। 5 में जी। चलिए, एज अ फादर आपको कैसा लगता है अब कोई चेंजेस आए जब आप सिर्फ डॉक्टर थे और अब फादर डॉक्टर हैं साथ में? तो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि एज सच न्यूरो सर्जरी के साथ सबसे बड़ी इशू है कि इट्स एन इमरजेंसी ब्रांच। तो बहुत बार क्रिटिकल पेशेंट्स या सीवियर ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें छोड़ के मरीज़ को अटेंड करना होता है, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि 1 घंटे में आपको उसकी सर्जरी भी करनी होती है जी। तो जो सबसे बड़ी चुनौती जो होती है, कई बार आप अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रॉमिस करते हैं कि आज तुम्हें मैं डिनर पे ले जाऊँगा, आज मैं तुम्हें मूवी पे ले जाऊँगा, ठीक है, आज मैं तुम्हें पार्क में ले जाऊँगा, बेटे को बोलता हूँ आज हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, आज क्रिकेट का गेम खेलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन परेशानी क्या होती है कि एन मौके पे आप जैसे सोच रहे हो कि अब निकलूँगा, उधर से अस्पताल से एक फ़ोन आता है कि सर बहुत क्रिटिकल पेशेंट है, जल्दी से आ जाइए 5 मिनट में। हाँ। तब परेशानी ये होती है कि सारी चीज़ों को हमें दरकिनार करके जो हमारा फ़र्ज़ है उसके तरफ हमें जाना पड़ता है, क्योंकि भाई किसी मरीज़ की जान बाकी सारी चीज़ों के ऊपर आती है। जी। तो सारी हमारे चीज़ों परिवार को से भी बिल्कुल ऊपर परिवार के ऊपर आपको रखना पड़ जाता है किसी मरीज़ की लाइफ को, क्योंकि वो लाइफ सेविंग अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो हमें हमेशा किसी की ज़िंदगी बचानी है, तो सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए उसमें आगे बढ़ना है। जी हाँ, मेरे दर्शकों को मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, एज अ डॉक्टर मैं भी इस चीज़ को काफ़ी फेस करता हूँ। ट्रॉमा सर्जन हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। जॉइंट रिप्लेसमेंट में तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ट्रॉमा सर्जरीज कभी ऐसा ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट को, अचानक से पूरी तरह से हड्डियाँ क्षतिग्रस्त होती हैं, हम लोग भी देखते हैं इस चीज़ को, कई बार फेस करते हैं। बट आपके बच्चे कैसे समझा पाते हैं आप उनको? बहुत मुश्किल कभी, लेकिन हाँ ये है कि कभी कभी मेरा बेटा मुझे मतलब वो परेशान तो होता है, लेकिन उसे समझाना पड़ता है कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट डे चलेंगे। तो कुछ ना कुछ हम लोग अपना रीशेड्यूल वर्कअप करते हैं, और उसके साथ कुछ वक्त बिताना ज़रूरी है। मेरे बच्चे तो अब ये मानने लगे हैं कि पापा को अगर अचानक से फ़ोन आ गया हॉस्पिटल से तो उनको जाना ही पड़ेगा, एंड खुद से बोलने लग गए हैं कि पापा ठीक है आप करके आइए, उसके बाद फिर हम लोग अगले दिन चलेंगे। ये समझदारी बच्चों में अक्सर आ जाती है वक्त के साथ, जी उनको लगता है। जी। सो हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ के से एक सवाल पूछते हैं कि जैसे आज के समय में ब्रेन और स्पाइन की बीमारियां जो हैं, उसमें आपको क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती क्या है झारखंड, रांची जैसे जगहों पे? देखिए, झारखंड या रांची में अभी जैसे इनिशियल स्टेजेस में तो जो मैं अगर किसी मेट्रो सिटी से कंपेयर करूं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से या कोई भी बड़े शहर से, तो हमारे यहाँ थोड़ी सी इश्यूज़ यहाँ आती है। एक तो जो न्यूअर टेक्निक्स हैं और वो सारे सेंटर्स पे अवेलेबल नहीं है ना। जितने जैसे हमें जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए या जो भी लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होती है जो हमारी सर्जरी के लिए होती है, या इवन डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स चाहिए होती है, या कुछ ऐसा प्रोसीजर जैसे हम लोगों को कोई सर्जरी करनी है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जब बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जिसमें प्रायर इम्बोलाइजेशन किया जाता है ताकि आप उस ब्रेन ट्यूमर की खून की सप्लाई को काट सकें और एक सेफ रिसेक्शन किया जा सके। उससे सर्जरी का आउटकम भी बहुत अच्छा होता है और मरीज़ की लाइफ पे रिस्क भी कम होता है। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं वो नहीं होते थे रांची में। तो आप अभी हैं भी तो कुछ बहुत अभी है भी तो बहुत एक दो सेंटर्स पे हैं, और वो भी बहुत लिमिटेड ही है। कॉस्ट वाइज भी काफ़ी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कॉस्ट काफ़ी चला जाता है इसमें। तो बहुत बड़ी चुनौती ये है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने काफ़ी जगहों पे जाके सीखा है, नए नए एडवांस कोर्सेज किए हैं, सो कई बार आपको लिमिटेशंस का फेस करना पड़ता होगा, तो आपको अंदर से ख़राब नहीं लगता है ये चीज़? बिल्कुल ये एक्चुअली सबसे बड़ी चुनौती तो ये कि आप अपने पूरे स्किल को पूरी तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई जगह आप जहाँ कहीं पर भी हैं, अगर आपके हिसाब से वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने पूरे एक्सपर्टाइज को फुल फ्लेजेड यूज़ नहीं कर सकते, आप पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने क्या सीखा, लिमिटेशंस काफ़ी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमेशा लगी रहती हैं। ये लास्ट कुछ वर्षों में न्यूरो सर्जरी में टेक्नोलॉजी ने काफ़ी एडवांसमेंट किया है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें रांची में कुछ एक होना चाहिए जिससे हम लोग और बेहतर रूप से झारखंड की जनता को देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। जैसे एक तो डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, पहली चीज़ें। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, AI बेस्ड मॉड्यूल्स हैं, रोबोटिक सिस्टम्स आ गए हैं न्यूरो सर्जरी में भी, और बहुत सारी चीज़ें और भी मतलब डेवलपमेंट। रोबोटिक्स अपने यहाँ पे बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम। अभी शायद एक आध सेंटर पे है, वो भी थोड़ा लिमिटेड वाला ही है। लिमिटेड वाला ही है। इसीलिए अभी जो एडवांसमेंट्स आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, या इवन न्यूरो सर्जरी के लिए समझो मोस्ट एडवांस कंट्रीज़ लाइक टर्की है, जर्मनी है और US है, तो इन लोगों के पास जो एडवांसमेंट्स है, वो एडवांसमेंट्स अभी भी हमारे पास उस लेवल की नहीं पहुँची है।
इसमें सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट जो है वो एक फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो कंस्ट्रेंट होता है। ही है, क्योंकि और बहुत डॉक्टर के एक्सपेंसिव, साथ बहुत एक एक्सपेंसिव सबसे होती बड़ा है चीज़ जी। है कि डॉक्टर खुद से उतनी हेवी बहुत मुश्किल, मशीनरी खरीदना बहुत मुश्किल किसी है भी एक जी जी नॉर्मल जी डॉक्टर फर्स्ट जनरेशन के लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट है। जी जी। और आपको क्या लगता है कि जैसे कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोग आगे आने वाले समय में देखें कि हम लोगों के झारखंड में भी कुछ हाई एंड सर्जरीज हो रही होंगी, या आगे कितने टाइम आप एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा? आने वाले जैसे परिवेश में देखा जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 5 सालों में एक काफ़ी हद तक टेक्निकल एडवांसमेंट रांची में भी आ जाएगी, और यहाँ भी मैक्सिमम चीज़ें, जो मैक्सिमम प्रोसीजर्स जिसके लिए हम लोग पेशेंट्स को अभी रेफ़र कर देते हैं दूसरे बिगर टाउन्स में या और एडवांस सेंटर्स में, मुझे लगता है आने वाले समय कुछ में समय में हम हाँ, लोगों वो के हम यहाँ लोग भी यहाँ पर अवेलेबल भी हो कर पाएगा। पाएंगे, क्योंकि वो जैसे-जैसे इक्विपमेंट्स यहाँ पे आने लगेंगे और टेक्निकल एडवांसमेंट्स यहाँ भी इंस्टीट्यूट्स में आने लगेंगे, तो फिर आपकी एक्सपर्टाइज़ पूरी तरह से यूज़ होगी और हम लोग अब बेहतर से बेहतर तरीके से मरीज़ों को सेवा दे पाएँगे। सही बात है। अच्छा, एक सवाल जो हम लोगों के पास बराबर सुनने को मिलता है कि लाइफस्टाइल की वजह से कई सारी बीमारियां आ रही होती हैं। बिल्कुल जी। क्या न्यूरो में या स्पाइन वाले में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आप अपने देखते हैं कि लाइफस्टाइल की वजह से ये माइग्रेन, ब्रेन स्ट्रोक हाँ। या फिर डिस्क प्रोलैप्स ऐसी बीमारियां जी, कुछ जी, जी। वैसी हो सकती देखिए, हैं? बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त है, तनाव में रहता है, तो उसको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, माइग्रेन होना बहुत कॉमन है, जी हाँ। ठीक है? और दूसरा एक नींद, नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर देखेंगे आजकल का जो परिवेश है, हमारे जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें आप अक्सर देखोगे कि लोगों की नींद बहुत ख़राब है, क्योंकि हाँ जी, लोग हाँ 2 जी। बजे, 3 बजे रात को सोते हैं, 1 बजे, 2 बजे। डॉक्टर्स में तो खास करके। डॉक्टर्स भी हैं, एग्ज़ैक्टली। और सब हमारे जो सोसाइटी है और इवन हम लोग की जो कम्युनिटी है, डॉक्टर्स कम्युनिटी, उसमें तो ये अक्सर है, क्योंकि आपको इमरजेंसी अटेंड करने हैं, तो बहुत बार हमारी नींद तो और भी ख़राब होती है। स्लीप साइकिल स्लीप पूरा ही नहीं हो साइकिल्स पूरी पाता है। तरह हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है आपकी हेल्थ पे। तो उसमें आपको बहुत सारी परेशानी होगी, ये माइग्रेन होना या तनावग्रस्त होना या डिप्रेशन होना, ठीक है? ये सब तो बहुत कॉमन है इसकी जी वजह हाँ, से। जी हाँ। साथ-साथ आपका खान-पान भी उसके हिसाब से बहुत अल्टर हो जाता है, क्योंकि आप समय पे कुछ खा पी नहीं सकते। तो वो अलग से एक और आपको बहुत सारी एडेड यस एग्ज़ैक्टली, दूसरा हाइड्रेशन आप मेंटेन नहीं कर पाते। कभी-कभी लॉन्ग सर्जरीज़ हो जाती है, तो उसमें भी वो सब भी एक पानी भी नहीं पी पानी पा भी रहे नहीं आप। पी सकते आप। आपने सबसे लंबी सर्जरी कितने देर की है अब तक? जी, अभी तक तो हम लोगों ने रिम्स में इंस्टीट्यूशनल सेटअप में ही किया था। उसमें अनिल सर थे, जो मेरे मेंटर भी थे, हाँ। डॉक्टर सीवी साहब, वही मेरे मेंटर और गुरु हैं। और मैं था उस टाइम फाइनल ईयर रेज़िडेंट, तो ऑलमोस्ट 9 आवर्स की सर्जरी थी। 9 9 घंटे घंटे लगातार। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सुबह 9 से लेके शाम के 6:30 बजे तक। जी। ऐसा कैसे होता है, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो जी। जनरली हमारी सर्जरी जो होती है 3 से 4 घंटे मैक्सिमम चलती है, जी, या जी, कभी जी, बहुत रेयर हुआ जी, तो 6 घंटे। जी, कोई एक बड़ा इलिज़ारो सर्जरी जी, कर रहे हैं या कुछ जी, ऐसा रहता है तो हम लोग को 5-6 घंटे जी, होता है। जी। तो उतना देर तो हम लोग वॉशरूम के लिए रुक सकते हैं या कुछ कर हाँ। सकते हैं। आप लोगों के केस में कैसे होता है कि अगर बहुत 9 डिफ़िकल्ट घंटे उसमें ऑपरेशन? इसमें अगर होता है तो कभी-कभी कोई एक आदमी डिवॉश होता है, किसी को अगर वॉशरूम जाना है तो फिर वापस से स्क्रब होके फिर वापस आना अच्छा, पड़ता है। फिर इट्स से वेरी वापस आते डिफ़िकल्ट, हैं। बट वो बहुत डिफ़िकल्ट होता तो है कर पाना। इट्स अ टीम वर्क, तभी आप टीम इतनी वर्क, लंबी तभी आप सर्जरी कर उतनी सकते लंबी हैं। सर्जरी कर सकते हो। अदरवाइज़ एक आदमी के लिए करना इस ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट ही विल बी एग्ज़ॉस्टेड लाइक एनीथिंग, वो बहुत बुरी हाँ, तरह हाँ, से थक बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। जी। दिमाग का भी काम करने का एक एग्ज़ैक्टली, पूरा एग्ज़ैक्टली। वो आप है। देखिए, आपके पास ना व्हेन आप जब ब्रेन की सर्जरी कर रहे हो या स्पाइन की कर रहे हो, ठीक है? तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है ना, आपके पास कोई सेकंड चांस नहीं है। हाँ, ट्रू। आप एकदम जो सही कर बात। रहे हो, गलती आपको करने का कोई स्कोप नहीं है। गलती करने का स्कोप ही नहीं है। आपको जो करना है एक ही बार में करना है, और सब कुछ सही-सही करना है। तो आपका पूरा फ़ोकस जी हाँ। उसी पर रहना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स भी अगर पढ़ाई करते हैं तो 1.5 से जी। 2 घंटे, या इवन हाँ, क्लासेस भी जी, होती हैं तो जी, 1 जी, घंटे जी, से ज़्यादा की जी, नहीं होती। जी, जी। 1 घंटे में पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ रहे हो, जी। उसके बाद एग्ज़ॉस्टेड फ़ील जी, करता है, थक एग्ज़ैक्टली। जाता है इंसान। नहीं, तो जी। आप इतनी लंबी सर्जरीज़ नहीं, करते हो, ब्रेन तो बहुत जी, कॉम्प्लिकेटेड जी, है। जी। उसमें आप 4 घंटे, 6 घंटे की सर्जरी तो नहीं, बहुत इसकी कॉमन इसकी है। बहुत बड़ी वजह होती है आपका इंस्टीट्यूट जहाँ से आप उसको सीख रहे हो। क्योंकि आपकी ग्रेजुअल कंडीशनिंग होती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर तक। उसमें होता क्या है कि आप पहले, हम लोग जैसे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो 1 घंटे वाली, 2 घंटे वाली सर्जरी में हम लोगों को स्क्रब किया जाता है, कराया जाता है और ट्रेनिंग दी हाँ, जाती है। हाँ। तो जैसे आप आगे बढ़ते हो, जब 6 सेकंड ईयर, साल थर्ड की ईयर, पढ़ाई 6 है साल, आपकी। 6 साल जाते-जाते आप जो सबसे लंबी वाली सर्जरीज़ होती है उसमें आप स्क्रब करते हो। जी हाँ। उसमें आप रहते हो, असिस्ट करते हो, बहुत बार इंडिपेंडेंटली करने को मिलता है, वो करते हो, जब आप ट्रेनिंग फॉर्मेट में रहते हो। तो उसमें क्या है कि आप ग्रेजुअली आपकी वो बिल्टअप हो जाती है स्टैमिना, कि आप लॉन्ग सर्जरीज़ कर सकते हो। तो यही एक ब्यूटी है न्यूरो सर्जरी के सेटअप की और न्यूरो सर्जरी ट्रेनिंग की, कि आपको एक लॉन्ग सर्जरी के लिए भी वो लोग ट्रेन करते हैं,
जी हाँ। ये देखा गया है कि डॉक्टर्स का लाइफ जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जी, जो है वो नॉर्मल आम पब्लिक से कम है। जी, जी, क्या बिल्कुल मैंने उसमें आपको लगता है कि आपके न्यूरो से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं? बिल्कुल मैटर करती है। देखिए मैंने आपको पहले बताया जैसे हमारा एक ब्रांच है न्यूरोसर्जरी, वो काफ़ी एक इमरजेंसी ब्रांच है सॉर्ट ऑफ। हुँ, हुँ। तो इसमें आपके पास ये चॉइस नहीं कि मैं इस मरीज़ को 4 घंटे बाद देखूँगा, 6 घंटे बाद देखूँगा, ये आप नहीं कर सकते हो। हुँ, अगर हुँ। पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, आपको तुरंत जाना है, रात का टाइम नहीं देखना है कि 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है। अगर वो पेशेंट देन एंड देयर सर्जरी उसकी रिक्वायरमेंट है, आपको 1 घंटे के अंदर प्लान करके सर्जरी करनी होती है। तो वो क्या करता है, आपका पूरा रिदम ख़राब कर देता है, क्योंकि आप सो नहीं रहे हो, आपकी सर्कैडियन रिदम ख़राब है, आपकी स्लीप साइकिल ख़राब है। तो वंस सर्कैडियन रिदम और स्लीप साइकिल ख़राब होती है, इट टेक्स अ टॉल ऑन योर बॉडी। वो आपके शरीर को फिर नुकसान पहुँचाना शुरू करेगा। जैसा क्योंकि मैं कहीं जी, पढ़ रहा था कि नॉर्मल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उससे लगभग 10 साल कम जी, होती है बिल्कुल, डॉक्टर्स बिल्कुल। की लाइफ। जी, जी, एंड उसका एक बड़ा मेजर रीज़न आई जी, थिंक ये जी, है, जी। जिसमें खास करके सर्जिकल और ब्रांचेज़ जी, और इवन इवन फिजिशियन वाले ब्रांचेज़ में भी नहीं देखिए इतना सर स्ट्रेस है। जी, जी, वर्क स्ट्रेस तो हर जगह सर, पेशेंट स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस सब कुछ है, क्योंकि आप बेसिकली समझिए कि एक साथ 3 चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। ट्रू। आप हॉस्पिटल सेटअप को भी बैलेंस कर रहे हैं, फैमिली को भी, और खुद के लिए भी सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। हाँ, 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 अपना बिल्कुल। अपना बेटरमेंट, अपना और अपलिफ्टमेंट कैसे करें। तो आप एक साथ 3 ज़िंदगी जी रहे हो और उस 3 ज़िंदगी में पिस भी रहे हो। सो आप अपने हेल्थ का कैसे ख्याल रखते हैं? जैसा मैं देख सकता हूँ आप काफ़ी जी। फिट हैं। सर देखिए 2-3 चीज़ें एक्चुअली 2-3 चीज़ों में से सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा लें। अवॉइड यूज़िंग एलिवेटर्स, मैक्सिमम मैं स्टेयर्स कोशिश करता हूँ यूज़ करने की। हाँ, हाँ, हाँ। मैं ब्रिस्क वॉकिंग करता हूँ, ठीक है। जी हाँ, जी हाँ। मतलब तो रेगुलर आप वॉक रेगुलर करना जी, आपको वॉक करना है। मैं जी हाँ। प्रेफ़र करता हूँ। वॉक नज़दीकी करना अपने आप में काफ़ी जी, स्ट्रेस स्ट्रेस रिलीवर भी रिलीज़ हो रहा होता है। है। जी जी, हाँ, जी। जी, जी। सही, उसके अलावा खान-पान आप में? खान-पान में मैं जनरली फ्रूट्स लेता हूँ ज़्यादा, ठीक है। हाँ। फ्रूट्स एंड सैलेड्स उसकी क्वांटिटी मैं बढ़ा के रखता हूँ अक्सर। जी, जी। ठीक है, थोड़ी-सी जंक फूड्स, फ्राइड फूड्स उसको थोड़ा अवॉइड करना है, और बेसिक रेगुलर एक्सरसाइज़ थोड़ी बहुत भी अगर आप 10-15 मिनट, आधे घंटे भी करते हो, इट्स गुड इनफ। अगर आपने अपने डाइट रिस्ट्रिक्शंस अच्छे से रखे हैं हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर वो आपको तो परेशान नहीं जैसे आप करेंगे। लोग जी। सर्जरीज़ करते हैं तो उसमें एक एक्स-रे मशीन, एक्स-रे रेडिएशन जो जी, सियाम मशीन जी, जिसको जी, हम लोग जी। नॉर्मल भाषा में बोलते जी, हैं, तो सियाम मशीन जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है। मान लो जी, स्पाइन सर्जरी है, जी, कई लेवल्स पे उसके जी, खराब हैं, जी, है जी, ना? जी। या सर्वाइकल का कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें स्पाइन में उसमें रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा आ रहा होता है। जी, सो रेडिएशन की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स तो मतलब बिल्कुल आपको जी, आने ही जी, हैं। जी, जी, मरीज़ जी। का तो एक बार ऑपरेशन हो रहा है, बट आप हर दिन कर हर रहे हो दिन और कर कई रहे बार हैं। कर जी, रहे हो, तो आपके शरीर पे कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, है ना? हालाँकि गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस होती हैं, एईआरबी जी, जो है हमारा एटॉमिक जी। वाला जो हाँ, गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से उन्होंने हमें दे रखते हैं, वो हमें टीएलडी पहनने को बैचेज़ मिलते हैं टीएलडी हमें। बैचेज़ जी, मिलते हैं हमें। दर्शकों की जानकारी के लिए एक टीएलडी बैच हम लोगों को दिया जाता है, ख़ास करके जो एक्स-रे रेडिएशन या सियाम रेडिएशन में जो डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास भी है या न्यूरोसर्जन्स हैं, उनके पास रहता है। वो जो एक्स-रे का रेडिएशन होता है, वो काफ़ी खतरनाक माना जाता है और अगर आप लगातार उस रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तो आपके शरीर को कई सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। इसके लिए सरकार ने काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी बना के रखी हैं और उसके लिए प्रोटेक्टिव कवर्स हम लोगों को दिए जाते हैं, बट वो प्रोटेक्टिव कवर्स एक लिमिटेशंस तक ही काम करते हैं। तो जी। रेडिएशन अपने आप में काफ़ी खतरनाक होता है। तो आप इतनी लंबी सर्जरीज़ कर रहे हो, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि इतनी लंबी सर्जरीज़ की आपने, तो आपको थकान ज़्यादा लग रही हो या रेडिएशन का कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा महसूस होता देखिए है? सर 2-3 चीज़ें उसको वर्कआउट करना पड़ता है सर्जरी के पहले कि मुझे कितने शॉट्स लेने हैं ना, ताकि रेडिएशन का शॉट जितने भी हम लोगों ने सियाम एक्सपोज़र करना है वो मिनिमम से मिनिमम हो। तो पहला वर्कआउट तो ये होना है कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेजेस में सर्जरी के शॉट्स लूँगा, ठीक हाँ, है। हाँ। और हाँ, प्रोटेक्टिव गियर्स तो आपको यूज़ करने, लीड एप्रन्स यूज़ करने हैं, आपको अपना थायरॉइड गार्ड यूज़ करना है, बहुत जगह हेड गार्ड भी रहता है। हुँ, हुँ, तो वो हुँ। सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो वो जैसे मैक्स मुझे काफ़ी कम एज में थायरॉइड हो गया, जी, सो उसका एक मैंने महसूस किया या जी, लगा ऐसे कि इट माइट बी ड्यू टू मतलब लगातार जो हमारा, क्योंकि हम लोग जो लेड एप्रॉन्स पहनते थे पहले कॉलेज के टाइम में, उसमें थायरॉइड गार्ड थायरॉइड नहीं गार्ड होता। नहीं रहता। जी, बहुत कम जी, जगहों पर जी, थायरॉइड गार्ड यूज़ होता है जी, और एज़ अ सर्जन अगर आपका उस तरह से काम नहीं किया है आपने, तो आपको अनकम्फर्टेबल भी लग रहा होता है कि आप जी, कॉलर ऐसे पहन के सर्जरी कैसे करोगे, कैसे देख नहीं करेंगे? पाते जी, हो नीचे। जी, जी, जी। सो जैसे जब ऐसा होता है तो उसमें थायराइड को डैमेज होने का चांसेस रहता बिल्कुल, ही है बिल्कुल रहता है। और अगर थायराइड डैमेज होगा तो बहुत शरीर सारे की इश्यूज़ हैं, काफ़ी बहुत सारे चीज़ों इश्यूज़ में हैं। जी, इश्यूज आ सकता जी, है। जी। और अगर अगर आप लगातार लंबी सर्जरी कर रहे हैं रेडिएशन के बाद, तो हुँ। आप उसको मेंटेन करने के लिए क्या बेहतर करते हैं?
देखिए मतलब बाकी सर्जन्स के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। 2-3 चीज़ें आपने आपको हाइड्रेट अच्छे से रखिए, पानी खूब पीना है, जी हाँ, पानी। बिल्कुल। क्योंकि हाइड्रेशन सबसे ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ, वो आपको एग्ज़ॉशन से भी बचाएगा और सब, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट रिच फ्लूइड होना चाहिए। अगर आप जैसे मतलब नारियल, फ्रूट्स और हाँ, ये सब खा फ्रूट्स रहे हैं ज़्यादा रहना उसमें है, नारियल पानी वगैरह, एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी है। एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा रहनी चाहिए। तो हर वो चीज़ जो आपको तनाव मुक्त कर सकता है डाइटरी इंटेक में, है जी, ना? जी, जी। तो वो सारी चीज़ों को बढ़ा लेना है, एंटीऑक्सीडेंट स्पेशली बढ़ा लेना है, क्योंकि हम लोगों को फ्री रेडिकल इंजरी होने का रिस्क हाई है। क्या योगा का इसमें बहुत असर है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जी। बिल्कुल, मैं मानता हूँ योग बहुत अच्छी चीज़ है, और वो हर हर डॉक्टर को मुझे लगता है कि योग करनी योग चाहिए। करना हालाँकि चाहिए। मैंने भी शुरू किया योगा जी, जी, करना, जी, बहुत ज़रूरी। एंड ये बहुत एरोबिक्स फ़ायदेमंद और है। योग बहुत ज़रूरी है मेरे जी हिसाब हाँ, से, लाइट जी हाँ। एक्सरसाइज़ेज़ योग बहुत ज़रूरी है। सो जो नए यंग डॉक्टर्स हैं जो बन रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या न्यूरो सर्जरी एक आगे आता हुआ ब्रांच है, तो उसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने युवा डॉक्टर्स के लिए? देखिए, जहाँ तक न्यूरो सर्जरी के एडवांसमेंट्स की बात है, तो आगे चल के न्यूरो सर्जरी बहुत डाइवर्स और बहुत कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखिएगा, आप ब्रेन के सर्जन्स अलग हो जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल सेटअप में जाओगे आप, तो आप देखोगे कि ब्रेन के लिए एक स्पेसिफिक टीम ऑफ डॉक्टर्स है, स्पाइन के लिए एक स्पेसिफिक टीम ऑफ डॉक्टर्स है, जी हाँ। वैस्कुलर न्यूरो सर्जरी के लिए स्पेसिफिक टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब क्या है, उसको डाइवर्स किया जा रहा है। न्यूरो हाँ, सर्जरी सुपर स्पेशलिटी, ये सुपर सुपर स्पेशलिटी में डाइवर्जन आ रहा है। डाइवर्जन आ गया है। जी हाँ। तो अब आप अपने चॉइस के हिसाब से कि हाँ, मुझे न्यूरो सर्जरी के बाद आगे कहाँ जाना है, किस फील्ड में काम करना है, वो आप चुन सकते हो। तो अब जो भी नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की एंट्रेंसेस दे रहे हैं, तो उनका ये एक उनके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि उनकी क्या रुचि है, और उसके हिसाब से ही उनको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ बताइए, मुझे ये जानना है, ये एक कॉमन सवाल है सारे डॉक्टर्स का, जो यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं, हमारे पास भी कई सारे जूनियर्स हमारे आते हैं मिलने के लिए, और उन लोगों का भी ये कहना रहता है कि सर वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना न्यूरो सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ क्योंकि न्यूरो सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर वर्क लाइफ बैलेंस मैं यही बोलूँगा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वजह क्योंकि आपके ऑलमोस्ट 40-50% केसेस इमरजेंसी होते हैं। तो जब आपकी 50% केसेस इमरजेंसी हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है। लेकिन हाँ, उसी में ही किसी ना किसी तरह से वर्कआउट तो करना पड़ेगा। हाँ, जो आपके आप ट्राई करते हैं कुछ जो शेड्यूल सर्जरीज हैं वो तो शेड्यूल रहती शेड्यूल हैं। सर्जरीज को तो शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसीज को आप शेड्यूल नहीं कर सकते, वो आपके ट्रू। बाहर की चीज़ है। हाँ, हाँ। वो आप उसको बिल्कुल मतलब अगर आप डॉक्टर बन गए हैं तो आपको सैक्रिफाइस तो करना है। पड़ेगा, वो आपको करना वो पड़ेगा। हमारा जो हिप्पोक्रेट्स ओथ है, जो उसको हम उसको लोग जो फॉलो करते हैं, करना पड़ता है। उसको फॉलो करना पड़ता है। ये हम लोगों के पास चॉइस नहीं है। ये हम लोगों के लिए मजबूरी भी नहीं कहेंगे। नहीं, ये मजबूरी हम तो लोगों नहीं, ने बाय चॉइस बाय अपने लिए चॉइस लिया था है। इसको, एग्जैक्टली। कि हम लोग एज अ डॉक्टर अपने मरीजों के लिए, बाकी जो हमारे फेलो कंट्रीमैन हैं उनको हम लोग अपनी तरफ से जो एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं, उसके लिए जो हमारे तरफ से प्रयास हो सकता है वो हम करते रहें। जी, जी, जी। और लास्ट सवाल वकार सर आपसे एक ये रहेगा कि आने वाले समय में आप रांची, बोकारो या नियर बाई एरियाज जो हैं हमारे, उसके लिए न्यूरो केयर में आपका क्या विज़न है? आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा एक तो ये है कि एक न्यूरो प्रॉपर एक ऐसा सेंटर रहना चाहिए जिसमें कोई भी पेशेंट आए तो राइट फ्रॉम उसकी डायग्नोस्टिक पार्ट से लेके ट्रीटमेंट पार्ट एंड न्यूरो रिहैब, सारी चीज़ें एक साथ एक छत के नीचे होनी चाहिए। जी। तो यही विज़न है मेरा, क्योंकि ऐसे सेंटर्स की बहुत ज़रूरत है हमारे, स्पेशली इस पर्टिकुलर एरियाज़ जो है हमारे देश की जो ये एरिया है, झारखंड, बिहार है ना, बंगाल वगैरह, उड़ीसा, सारे एरियाज़ में कोई प्रॉपर सेंटर नहीं है जहाँ कि आप एक ही छत के नीचे एक डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट एंड न्यूरो रिहैब तीनों एक साथ अच्छे से हो जाए। न्यूरो रिहैब से क्या मतलब है आपका? न्यूरो रिहैब मतलब आप जैसे कोई पैरालाइज्ड पेशेंट आता है, हाँ, हाँ। तो उसके लिए उसका कर्व बहुत बड़ा है इम्प्रूवमेंट का, हाँ। तो आप उसको रिहैब कैसे करोगे? ये एक सबसे बड़ा पार्ट आता है। अगर रिहैबिलिटेशन अच्छे से हो रहा होता है तो पेशेंट्स का रिकवरी काफ़ी बेहतर होता है। उसी तरह बहुत सारे पेशेंट डिफ्यूज एक्सॉनल इंजरी के होते हैं, अब उन वैसे पेशेंट्स को 3-3 महीने का न्यूरो रिहैब चाहिए। जी हाँ। तो हम लोग ट्रीट करके तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन वो घर में जाके न्यूरो रिहैब नहीं हो सकता, नहीं हो पाता है। तो लो कॉस्ट न्यूरो रिहैब उसी छत के नीचे उसको मिल जाना चाहिए, कि ताकि वो कहीं पर भी रुक के अपना न्यूरो रिहैब करा सके। और उससे बेनिफिट क्या होगा कि उसकी लॉन्ग टर्म जो लाइफ की क्रिपलिंग चीज़ें हैं वो सब हट जाएंगी, और वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ भी बढ़ेगा। सही। सो वकार, एक कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी कहानी जो आपको याद हो,
जो हमारे किसी मरीज़ की हो जो आपको आज तक याद हो और आप भूल नहीं पा रहे हो उसको, वैसा कोई स्टोरी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? बिल्कुल है। जब मैं एज ए ट्रेनी न्यूरोसर्जन था रिम्स में, तो एक बहुत सीवियर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की एक लड़की आई थी। शी वॉज हार्डली 22-23 साल की और प्रेग्नेंट थी। शी वॉज आई 8 मंथ्स प्रेगनेंसी। ओह अच्छा, ओके। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था उस वक्त कि बच्चे को भी बचाना है और माँ को भी बचाना है, और बहुत क्रिटिकल हेड इंजरी थी। मुझे लगता है कि उसको बायलैटरल डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी हम लोगों ने किया था, दोनों साइड उसको क्लॉट था। और उसके बाद बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी चलती हैं जो बच्चे के लिए भी घातक हो जाती हैं। माँ के लिए तो प्रोटेक्टिव है, लेकिन बच्चे के लिए घातक है। तो एक बहुत अच्छा टीम एफर्ट रहा था रिम्स में उस वक्त, और हम लोगों ने माँ को भी बचा लिया था, और 1 महीने वो एडमिट रही। वो उसी हालत में वो उसने डिलीवर भी किया, हेल्दी बेबी। अच्छा, ओके। ठीक है, तो माँ भी बच गई, बच्चा भी स्वस्थ है। वो अभी भी वो लोग कभी कभी मेरे पास फॉलोअप में आते हैं। क्या बात। लोकल कांके के ही लोग थे। हाँ हाँ हाँ। और आज भी वो लोग हम लोगों के लिए इतना थैंकफुल हैं कि मैं बता नहीं सकता। एज अ डॉक्टर आपको फील होता है कि आपने एक ज़िंदगी तो ज़रूर मेहनत करके। जी, हम लोगों के वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक क्या कहूँ मैं, एक टर्निंग पॉइंट था कि हम लोगों ने 2 ज़िंदगी बचाने की कोशिश की और दोनों बच भी गई। दोनों बच गए। जी हाँ, गॉड हैज़ बीन काइंड। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग ऐसे ही आप और बेहतर सेवा देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर वकार सर। डॉक्टर वकार, आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और हम लोगों ने अपने जो करियर में जो पाथ चुना है और जो हम लोग कर रहे हैं काम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी आगे सफलता मिलती रहेगी। आपके विज़न में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग विश करते हैं, हम लोग प्रे करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मरीज़ों की सेवा करते रहें, एंड हम लोग एक बेहतर झारखंड और उससे भी ज़रूरी एक बेहतर भारत के निर्माण में जो हम लोग अपना छोटा सा सहयोग कर सकें वो कंटिन्यूड रखें। सो इसी विश के साथ हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं रोकते हैं, समाप्त करते हैं, एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग जल्दी ही मिलेंगे एक हमारे नए डॉक्टर से जिनका हमारे समाज में एक बढ़िया योगदान दे रहे हो जो। थैंक यू।